हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर वैद्युत रसायन के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको बता दें बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, कंप्लीट देख लेना रसगुल्लों। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, कहाँ से मिलेगी वो हम वीडियो के एंड में मेंशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव समझने से पहले बच्चों थोड़ा हम समझेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या है ना। थोड़ा जड़ को जानना बेहद ज़रूरी है भाई, जड़ ही मजबूत नहीं रहेगी पौधा गिर पड़ेगा, है ना। चलिए, तो एक बच्चों हमने बना लिया यहाँ पे पात्र, है ना। और ये पात्र में हमने क्या किया है, सॉल्यूशन कोई इसमें विलयन है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, परिभाषा इसके बाद तो एकदम हलवा लगेगी। और इसमें क्या कर देते हैं, जैसे इसमें सॉल्यूशन है ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन है। और इसी में हम क्या करते हैं, जैसे धातु की छड़ को डुबो देते हैं। और जब इसमें हम 2 क्षण डुबोते हैं तो हमें पता है कि भाई ये कैथोड एनोड का काम करता है। तो जब किसी धातु की छड़ को, ये मान लेते हैं जिंक की ही छड़ है, ठीक। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो इस विलयन के और इस क्षण के बीच में बच्चों एक विभव स्थापित हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बोला कि जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण के, या ये क्या है, एक साल्ट है, लवण है, ठीक। और यही इसमें वैद्युत अपघट्य का कार्य कर रहा है बच्चों। तो जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं तो उसके बीच, यानी धातु की क्षण और विलयन के बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, विभव स्थापित हो जाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन यहाँ पर बात है मानक इलेक्ट्रोड विभव की। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए बच्चों ध्यान से समझना क्या लिखना है। अब की बार हम तापमान 25 अंश सेल्सियस रख लेंगे और उसके बाद विलयन की जो सांद्रता रख लेते हैं 1 मोलर। अब परिभाषा में बस इतना है बच्चों अंतर कि 25 अंश सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु तथा धातु आयनों के बीच जो विभव लगता है उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो परिभाषा समझ गए बच्चों, लिखना क्या है रसगुल्लों वो देखते हैं कि 25 अंश सेल्सियस पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन में धातु तथा धातु आयनों के बीच उत्पन्न विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन जब इलेक्ट्रोड विभव पूछे तो भाई ना तो 25 अंश सेल्सियस लगाना है, ना तो 1 मोलर सांद्रता, बस सिंपल सा लिख देना है कि जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु तथा धातु आयनों के बीच जो विभव लगता है या उत्पन्न होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन मानक की बात आ जाए तो 25 अंश सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता का विलयन, इतना याद रखना है। तो चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इसके बारे में हम बोले वो कम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से छाप लीजिए दिमाग में बच्चों कि निर्नष्ट समीकरण क्या है। या फिर पूछेगा निर्नष्ट समीकरण लिखिए, या कहेगा निर्नष्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए, या इसी को कहता है E तथा E0 में क्या संबंध होता है। E मतलब इलेक्ट्रोड विभव, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो देखिए बच्चों, निर्नष्ट या इसी को नष्ट अकेले बोला जाता है, या निर्नष्ट समीकरण, ठीक, कुछ भी कहे डोंट वरी। तो देखिए इसमें लिखेंगे बच्चों कि सेल के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करने के लिए, सेल के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करने के लिए निर्नष्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया जिसे निर्नष्ट समीकरण कहते हैं। अब देखिए निर्नष्ट समीकरण होता क्या है, तो यहाँ पर है बच्चों एक अभिक्रिया Mn, यानी यह धातु आयन की सांद्रता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ग्रहण किया जा रहा है, और ये धातु, ठीक है ना, ये क्या है M,
धातु है। तो इसके लिए जो अभिक्रिया हो जाएगा यानी निर्दिष्ट समीकरण होगा बच्चों, वो हो जाएगा E बराबर E0 माइनस 2.303 RT/NF log M अपान यहाँ से MN के प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये इतना हो जाता है बच्चों। अब इसमें थोड़ा थोड़ा आपको और भी कुछ समझना है बच्चों। जैसे ये तो हमने बताया निर्दिष्ट समीकरण, आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है बच्चों। अगर इस तरह से दिखाई पड़ जाए कि E बराबर E0 है, माइनस का 0.0591 है और बाई N है और उसके बाद यहाँ पर log M अपान M N पे प्लस है, वो यही है। यानी R का मान, R क्या है गैस स्थिरांक, T क्या है परमताप, F क्या है फैराडे नियतांक। ठीक, फैराडे नियतांक जब तीनों का वैल्यू रख देंगे तो ये आपका निर्दिष्ट जो समीकरण है बच्चों, ये निर्दिष्ट जो समीकरण है ये कुछ इस तरह से बन जाता है। ठीक है ना, जो निर्दिष्ट समीकरण है कुछ इस तरह से बन जाता है। और इसमें पूछा जाता है कि जो प्रतीक है प्रतीकों का अर्थ लिखिए, तो हमने लिख दिया है आपको दिक्कत ना हो इसलिए। E क्या है इलेक्ट्रोड विभव है बच्चों, E0 क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव है, T क्या है परमताप है, F क्या है फैराडे नियतांक है, M क्या है जो ये M दर्शाया गया ये धातु है, MN पे प्लस क्या है धातु आयन की सांद्रता है। ठीक है ना, और R क्या है गैस नियतांक या गैस स्थिरांक, N क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक, इतना आप याद रखिएगा। फैराडे नियतांक का मान अगर हम बताएं तो भाई ये 96,500 कूलाम इतना मान होता है फैराडे नियतांक का। ठीक, समझ में आ गया बच्चों। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले आप इसको इतना देख लीजिए और उसके बाद इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन, यानी इसके आगे का क्वेश्चन। चलिए रसगुल्लो, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए, कि मोलर चालकता किसे कहते हैं। तो ध्यान से परिभाषा समझिए बच्चों, एक मोलर चालकता है, दूसरा है तुल्यांकी चालकता। और ये जो है इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, ज़्यादातर इस पे न्यूमेरिकल ही बनते हैं ये फार्मूले पर, लेकिन कभी कभार इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा भी पूछ लेता है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना, एकदम मज़े में सीखना है कि मोलर चालकता किसे कहते हैं। तो एक मोल वैद्युत अपघट्य को किसी विलयन में घोलने पर विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण जो चालकता होती है बच्चों उसे कहते हैं मोलर चालकता। और इसे क्या करते हैं लैम्डा m से दर्शाते हैं। जैसे ध्यान से सीखिएगा, जैसे बच्चों हमने क्या किया यहाँ पर, ठीक, हमने ये एक सॉल्यूशन लिया, विलयन लिया और इसमें कोई एक मोल, ठीक है ना, एक मोल कोई वैद्युत अपघट्य घोल दिया। वैद्युत अपघट्य का मतलब जैसे NaCl, HCl, ठीक है ना, KCl, ये वैद्युत अपघट्य हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित हो सके उन्हें कहते हैं बच्चों वैद्युत अपघट्य। तो भाई NaCl जो है नमक का घोल है उसमें धारा बहेगी, HCl है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें भी धारा बहेगी और KCl इसमें भी। वो इसलिए बच्चों क्योंकि ये क्या होते हैं, मतलब ये आयनित हो जाते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि एक मोल वैद्युत अपघट्य को, हमने एक मोल वैद्युत अपघट्य को क्या किया, जब किसी विलयन में घोल दिया तो घोलने पर विलयन में उत्पन्न आयन, जब इनको हम घोलेंगे लाइक दैट, जैसे हम NaCl इसमें घोल देते हैं बच्चों, तो इसमें भाई क्या हमें पता है कि Na प्लस में टूट जाएगा और जो Cl है वो माइनस में, है ना, ये अपने आयनों में वियोजित हो जाएंगे और इन्हीं आयनों के कारण विलयन की चालकता होगी कुछ न कुछ, यानी इन्हीं आयनों के कारण इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो वही चीज कह रहा है कि इस विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण जो चालकता होती है उसे ही कहते हैं मोलर चालकता। ठीक, परिभाषा कैसे लिखेंगे बच्चों, ठीक समझ लिए परिभाषा कि वही चीज की एक मोल वैद्युत अपघट्य को किसी विलयन में घोलने पर विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण जो चालकता होती है उसे ही मोलर चालकता कहते हैं। और इसे क्या करते हैं बच्चों, इसे लैम्डा m से दर्शाया जाता है। लैम्डा m बराबर होता है K गुणे 1000 अपान m। अब देखिए बच्चों K क्या है, लैम्डा m तो है मोलर चालकता, K क्या है बच्चों कप्पा,
के को कप्पा पढ़ते हैं विशिष्ट चालकता, ठीक, और m क्या है, ये है विलयन की मोलर सांद्रता। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखना बच्चों, अगर k बराबर, ठीक, k को क्या पढ़ते हैं हमने बताया कप्पा, k बराबर पूछ ले तो यहाँ से k बराबर होता है L/RA। यहाँ से फार्मूला कभी कभार आता है, याद रखिएगा बच्चों कि k बराबर, ठीक, क्या होता है L/RA, ठीक, इतना याद रखना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों थोड़ा नेक्स्ट परिभाषा देखने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा आपको इसमें और एक चीज़ समझना है। हमने बात किया था तुल्यांकी चालकता की। अगर तुल्यांकी चालकता पूछ ले दिन क्या करना है, तुल्यांकी चालकता में पूरी परिभाषा सेम लिखना है बच्चों। यहाँ पर एक मोल की जगह एक तुल्यांक लिख देना है या एक ग्राम तुल्यांक लिख देना है, और जहाँ डेल्टा m है यहाँ डेल्टा EQ हो सॉरी लेमडा m है लेमडा EQ हो जाता है। परिभाषा भी पूरा सेम होता है, लेकिन परिभाषा में इतना, अगर तुल्यांकी चालकता में कैसे लिखना है ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो एक तुल्यांक वैद्युत अपघट्य को किसी विलयन में घोलने पर विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण जो चालकता होती है उसे तुल्यांकी चालकता कहते हैं, ठीक। तुल्यांकी की जब बात करें तो, और यहाँ पर लिख देंगे लेमडा EQ, इक्विवेलेंट होता है ना वही चीज। EQ बराबर यहाँ पर K गुणे 1000 पूरा रहेगा, नीचे M की जगह N हो जाता है। तुल्यांकी चालकता में N क्या है, नॉर्मलता। बस इतना आपको याद रखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं अगर आपने पढ़ा है। क्वेश्चन है बच्चों कि फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम लिखिए, ठीक, या फिर पूछेगा कि फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी नियम लिखिए। कुछ भी भाई घुमाएं, हमें बिल्कुल नहीं घूमना है, हमें तो अपने स्थान पर रहना है, ठीक। चलिए देख लेते हैं कि फैराडे के वैद्युत अपघटन के क्या नियम है। तो लिखेंगे बच्चों कि फैराडे ने वैद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम प्रस्तुत किए। 2 नियम कौन कौन से दिए, चलिए बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम सीखते हैं। तो फैराडे ने बच्चों वैद्युत अपघटन संबंधी जो नियम दिया वो दिया है, पहला नियम लिखेंगे, प्रथम नियम कि वैद्युत अपघटन के समय, ठीक, वैद्युत अपघटन जब होगा बच्चों तो उस समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्रा है उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है, ठीक। यानी कोई भी, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक वैद्युत अपघट्य इसमें घोल दिया, तो कह रहा है कि वैद्युत अपघटन, अब वैद्युत अपघटन क्या होगा बच्चों कि जब वैद्युत अपघट्य को हम विलयन में क्या करते हैं, घोल देते हैं, ठीक। यानी जब वैद्युत अपघट्य है ये, और इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो भाई इसका अपघटन हो जाएगा, है ना, बताया भी कि Na+ में टूट जाएगा Cl- में, तो ये वैद्युत अपघटन कहलाएगा, यानी यही घटना वैद्युत अपघटन होगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि वैद्युत अपघटन के समय में इसमें जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, यानी इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्रा होगी इसमें प्रवाहित आवेश, कह रहा है कि आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। यानी जो कह रहा है कि वैद्युत अपघटन के समय कि पदार्थ पर मुक्त हुई, सॉरी इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा होगी बच्चों, यानी जो W होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती, वो कह रहा है कि इसमें प्रवाहित आवेश, ठीक है ना, वो कह रहा है कि प्रवाहित आवेश यानी Q के, ठीक है ना, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। बट हमें बच्चा मतलब पता है रसगुल्लों कि Q बराबर क्या होता है, I/T। क्लियर इतना हुआ कि Q बराबर I/T होता है। तो वही अगर यहाँ पर हम रख देते हैं बच्चों कि W बराबर ठीक इसके स्थान पे रखते हैं, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, जब बराबर लगाते हैं तो जब ये कांस्टेंट का चिन्ह इसमें मतलब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं बच्चों तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है, तो यहाँ कांस्टेंट Z हो जाता है और Q के स्थान पे I/T हो जाता है। तो ये हो जाएगा W बराबर Z इंटू I/T, ठीक है ना, ये W बराबर हो जाएगा। और जहाँ पे देखिए I तो भाई पता है वैद्युत धारा है, T क्या है, समय है, लेकिन अगर हम बात करें Z क्या है तो ये Z है बच्चों, ठीक, रासायनिक, ठीक, ये है रासायनिक
रासायनिक तुल्यांक है, ठीक, सेल का रासायनिक तुल्यांक हम इसको बोल सकते हैं या नियतांक बोल सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं कि दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान से समझिएगा बच्चों। दूसरा नियम कह रहा है कि यदि समान वैद्युत धारा को समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, यानी समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्राएं होंगी वो तुल्यांकी भारों के समानुपाती होंगी, ठीक। कहने का मतलब बच्चों, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे हम क्या करते हैं 3 अर्धशेल बना लेते हैं, ठीक, 3, और इसमें क्या करते हैं कि भाई सब में, ठीक, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड लगे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रोड हैं और इसमें भी इलेक्ट्रोड है। हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं, इसमें भी इसमें भी, तो ये आपके 3 अलग अलग वैद्युत अपघट्य हो गए। तो वही कह रहा है कि यदि समान वैद्युत धारा, यानी इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है तीनों में वो समान धारा बह रही है, तो यदि समान वैद्युत धारा को समान समय के लिए भिन्न भिन्न, लेकिन इसमें क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्य हैं भाई, जैसे किसी मान लेते हैं NaCl है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में अगर हम प्रवाहित करें तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की जो मात्राएं होंगी, ठीक है ना, यानी जो W होगा भाई W1 वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, तुल्यांकी भारों के। तो ये हो जाएगा, इसको ई से दर्शाते हैं E1, ये हो जाएगा जैसे, तो भाई यहाँ पर है तो E2, इस तरह से। तो वही चीज़ कह रहा है बच्चों कि जो इसमें पदार्थ की जो मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है ना, यानी जो W1 ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा जैसे E1 के, और यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं W2 है तो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा E2 के, और इनका जो रेशियो अगर निकालना हो, अगर हमें निकालना हो तो भाई W1 अपान ये W2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, E1 अपान E2, ठीक। यही मेन आपका फार्मूला होता है द्वितीय नियम में, इतना आपको याद रखना है, ठीक। ये हो जाता है फैराडे का दूसरा नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम और दूसरा नियम उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में भाई बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप में बहुत ही धांसू प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि कोलराउस का नियम क्या है। पूछेगा क्वेश्चन कि कोलराउस का नियम लिखिए और इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम बच्चों, इसलिए इनको बिल्कुल इग्नोर मत करना, इन सारे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते हैं, खास तौर पे ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। देखिए कोलराउस का नियम क्या कहता है, तो कोलराउस वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या बताया, ध्यान से समझिएगा बच्चों नियम को। तो जैसे कह रहा कि कोलराउस का जो नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वो विलयन में, भाई 2 बार लिख दिया क्या, मोलर चालकता विलयन में, चलिए खैर काट देते हैं, कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ध्यान से समझना बच्चों, जैसे भी हमने क्या बताया, जैसे एक, ठीक, फिर से वही चीज़, डोंट वरी, सब एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा समझना है। अब वैद्युत अपघट्य तो हमने समझा दिया आपको है क्या, ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा बह सके वो पदार्थ कहलाते हैं वैद्युत अपघटन। जैसे इसमें हमने क्या कर दिया बच्चों, NaCl को ही अभी बताया घोला, तो NaCl को घोलेंगे तो ये नियम ये कहता है कि किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी, ठीक है, यानी अनंत तनुता पर भाई इनफाइनाइट लगाएंगे और यहाँ पे लेमडा m लिख देंगे तो ये मोलर चालकता होती है, और कोष्टक में यहाँ पे NaCl की बात हो रहा है। तो अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य ये है कि मोलर चालकता जो होती है इस विलयन में उपस्थित, क्योंकि इसको जब घोलेंगे तो Na जनाब किस में टूट जाएगा, प्लस में, और Cl किस में टूटेगा, माइनस में। तो कह रहा है कि घोलने पर विलयन में, ठीक, यानी विलयन में कह रहा है कि उपस्थित धनायनों, तो भाई Na क्या है, प्लस है, तो धनायनों तथा ऋणायनों की जो मोलर चालकताएं हैं
यानी इनकी मोलर चालकता हो गई और इसकी भी मोलर चालकता का जो योग होता है वो बराबर होता है, ठीक है ना। इसके यही तो कह रहा है ना कि भाई कोलराउस का नियम क्या कहता है कि अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, वो कह रहा है विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। बस यही तो समझना है और कुछ भी नहीं आपको करना। रसगुल्लों लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिए कि अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अर्थात यहाँ से लिखेंगे लेमडा एम, हम लिखेंगे यहाँ इनफाइनाइट और NaCl की बात कर रहा है, ये बराबर हो जाएगा भाई लेमडा एम, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा Na प्लस और उसके बाद ठीक यहाँ पर हो जाएगा लेमडा एम किसमें, Cl माइनस में। इनके कह रहा है कि आयनों के योग के ही बराबर होती है, तो ये हो जाएगा आपका कोलराउस का नियम। कुछ भी वैद्युत अपघट्य ले सकते हैं भाई, HCl हम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक, KCl हो सकता है या CH3COOH लिख सकते हैं, कोई भी वैद्युत अपघट्य हो, ठीक, चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अनुप्रयोग क्या होता है, तो कोलराउस के नियम का एक अनुप्रयोग हमने लिखा है कि कोलराउस के नियम के द्वारा बच्चों हम वियोजन की कोटि ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो वियोजन की कोटि ज्ञात करने में कोलराउस के नियम का प्रयोग किया जाता है। अब वियोजन की कोटि हम ज्ञात कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो वियोजन की कोटि ज्ञात करने के लिए यानी किसी तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता या किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के योग को ही वियोजन कोटि कहते हैं। यानी इसी के मदद से बच्चों हम निकालते हैं वियोजन की कोटि, ठीक है ना। अल्फा क्या है, वियोजन की कोटि है। और यहाँ पर लेमडा, ये जो C आपको दिख रहा है लेमडा एम, ये क्या है, ध्यान से समझना, किसी सांद्रता पर, ठीक, किसी C क्या है, सांद्रता को दर्शाता है यहाँ पर, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, ठीक, मोलर चालकता, समझ में आया बच्चों। और उसके बाद क्या है रसगुल्लों, जो लेमडा एम है इसको तो पता ही है भाई, ठीक है ना। ये क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये हो गया मोलर चालकता, यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो गया। और ये क्या है, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता। अगर पूछ भी ले कि भाई वियोजन की कोटि किसे कहते हैं, तो परिभाषा सिंपल है, किसी सांद्रता पर मोलर, मतलब किसी सांद्रता पर मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सबसे पहले इसको करिए भाई नियम कोलराउस का, ठीक हो गया, और उसके बाद इसका अनुप्रयोग। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ईंधन सेल किसे कहते हैं, इसका उपयोग कहां पर होता है। ईंधन सेल, इस क्वेश्चन की बात करें रसगुल्लों, आपके प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना था, यानी ये टॉपिक कट गया था, ठीक। बात करें तो इसमें से ईंधन सेल, संक्षारण, ठीक, ये, और उसके बाद जो इसमें सेल जो हैं वो, मतलब इसमें और भी सेल हैं, वो टॉपिक कट गए थे, लेकिन अब की बार फिर से पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं कि ईंधन सेल क्या होता है। एक चीज़ और बच्चों, हम आज वीडियो थोड़ा भी बाग में शूट कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चों, इसलिए थोड़ा कोऑपरेट करना। चिड़िया की आवाज़ जा रही होगी भाई, थोड़ा इतना तो एडजस्ट कर लेना है ना, वो भी नेचर के अनमोल रतन है भाई, क्या कर सकते हैं हम। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं ईंधन सेल है क्या। तो ऐसे गैल्वेनिक सेल, ठीक, ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनमें, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, कि ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें H2 यानी हाइड्रोजन, CH4 मेथेन, C2H6 और CH3OH यानी अल्कोहल हो गया एक। तो कह रहा है कि ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें H2, CH4, C2H6, CH3OH आदि ईंधन को दहन करके यानी जला करके इन्हें, ठीक, उसे वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो ऐसे ईंधन को कहते हैं यानी ईंधन सेल, ठीक है ना। तो समझ में आया, यानी ऐसे सेल को क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं, ठीक। ईंधन का मतलब ही होता है भाई कोई भी ईंधन हो, जनरली उसको हम क्या करेंगे, पहले जलाते हैं, ठीक है ना, तभी जाकर के हमें ऊर्जा
प्राप्त होती है। तो वही चीज़ कह रहा है कि ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें H2CH4 C2H6 या फिर CH3OH आदि ईंधनों को दहन करके उसे सीधे ही वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसे कहते हैं ईंधन सेल। ठीक, उसे क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा तो ईंधन सेल का निर्माण होता कैसे है, काम कैसे करता है, वो थोड़ा सा उसकी झलक आपको हम दिखा देते हैं। तो ईंधन सेल में बच्चों क्या छिद्रित कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये आपको जो दिख रहा है बच्चों, ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है, छिद्रित कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं। और इसमें प्लेटिनम का महीन चूर्ण, यानी इन दोनों इलेक्ट्रोडों में, ठीक, एक कैथोड का काम करेगा, एक एनोड का, आपको पता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों में क्या करते हैं भाई, प्लेटिनम का महीन चूर्ण यानी महीन पाउडर इसमें डाल देते हैं। और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में वैद्युत अपघट्य, भाई यहाँ पे चाहे अम्ल हो या क्षार, एक वैद्युत अपघट्य दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या है, भर देते हैं। जैसे लिख दिया है ना, या वैद्युत अपघट्य है, इसको भर देते हैं। और उसके बाद दोनों तरफ से, यानी एक तरफ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उच्च दाब के द्वारा क्या करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। फिर जाकर के बच्चों इसके द्वारा, यानी इसमें जो भी हाइड्रोजन, मीथेन या फिर अन्य जो भी आपके कंपाउंड्स होंगे, वो डायरेक्टली वैद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दूरदर्शन प्रसारण केंद्र में या फिर अंतरिक्ष यान में। अगर हम बात करें तो जो नील आर्मस्ट्रांग यानी जो अपोलो था, जो अपोलो आपको पता होगा भाई, तो अपोलो मतलब जो था उसमें इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना। अंतरिक्ष, जो अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम था ना, उसमें इसका मतलब ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया था। क्योंकि अंतरिक्ष में भाई वहाँ पर कोई आग थोड़ी लेकर जाएगा या फिर कोई चीज़ और हम नहीं कर सकते हैं। इसी विधि के द्वारा थोड़ा क्या है, ऊर्जा की प्राप्ति वहाँ पर की जाती है। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इतना हो गया, और इसका फिगर भी थोड़ा पूरा ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी प्रीवियस ईयर में कटा हुआ था, लेकिन अब की बार पढ़ना है भाई। पढ़ना है तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों। क्वेश्चन है कि संक्षारण क्या है और इसे रोकने के लिए, यानी इसको रोकने के क्या उपाय हैं, और इसकी क्रिया विधि को भी पूछा जाता है डिटेल्स में। जब लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है उसको हम अलग से देख लेंगे भाई। अगर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा भाई चांसेस हैं तो देन बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्रिया विधि बहुत कम पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन की संक्षारण क्या है और इसको कम करने का क्या उपाय है, यानी इसको रोकने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संक्षारण आपने हाई स्कूल में अगर पढ़ा होगा बच्चों, आपको याद है कि संक्षारण होता क्या है। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। संक्षारण का मतलब ही होता है भाई को नष्ट होना। संक्षारित का मतलब कोई चीज़ भाई नष्ट होना। तो वही चीज़ें लिखेंगे बच्चों कि जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, या फिर हम लिखेंगे कि धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो नमी और O2 की उपस्थिति के कारण, यानी नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ये धातुएं ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट आदि में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी ये धातुएं क्या है भाई, धातु ऑक्साइड बना लेंगी या सल्फाइड बना लेंगी या धातु कार्बोनेट बना लेंगी या सल्फेट बना लेंगी। ये आदि के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। यानी ये धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, और इसी क्रिया को ही क्या कहते हैं बच्चों, संक्षारण कहते हैं। ठीक, यानी इसी क्रिया को संक्षारण कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोहे पर जंग लगना, ठीक, जिसको हम देहात में मूर्छा कहते हैं कि भाई मूर्छा लग गया है, जंग लग गया है, वही चीज़। और जैसे चांदी का काला होना, यानी चांदी पर काली परत पड़ जाती है। और देखा होगा आपने कि पीतल का हरा होना, यानी पीतल पर एक हरे रंग की लेयर जमा होने लगती है। ये सब संक्षारण के उदाहरण है। ठीक, बात समझ में आई। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों कि संक्षारण को कम कैसे, यानी संक्षारण को रोका कैसे जा सकता है। भाई संक्षारण एक ऐसी समस्या है बच्चों कि जिसके लिए भाई प्रतिवर्ष हर एक देश को, जरूरी नहीं केवल भारत देश, हर एक देश को, यानी हर एक कंट्री को इसके लिए भाई हर साल
करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं भाई, जो भी सरकारी चीज़ें होती हैं भाई, क्योंकि इसका इलाज नहीं है। इसे कुछ समय तक रोक सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन ये ख़त्म यानी नष्ट हो ही जाती हैं। इसके लिए भाई सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च वहन करना पड़ता है। तो संक्षारण को हम रोक कैसे कर सकते हैं? जैसे पहला है कि धातु की सतह पर पेंट या फिर वार्निश की परत चढ़ाकर। हमें मालूम है बच्चों कि हमारे घर में जो भी लोहे का कोई उपकरण होता है भाई, हम जब घर पे लाते हैं, जो खिड़की वगैरह बनवाते हैं ना, दरवाज़ा बनवाते हैं, कुछ भी, तो हम करते क्या है, उस पर पेंट कर देते हैं, ठीक, या वार्निश कर देते हैं। तो वही है, पहला है कि धातु की सतह पर पेंट या फिर वार्निश की परत चढ़ा करके, ठीक है ना। दूसरा क्या है, तेल अथवा ग्रीस लगा करके। भाई तेल और ग्रीस लगा करके भी उसे क्या है, जंग लगने से रोका जा सकता है, ठीक है ना। जैसे ज़्यादातर मशीन के पुर्जे वगैरह देखो, अगर उसमें तेल या ग्रीस की मात्रा ना हो तो वो घिसने लगते हैं और जंग तो लगेगा ही लगे रहेगा अगर वो खुला रहेगा, ठीक। तो ये विधि भी है। तीसरा है बच्चों यसद लेपन करके। यसद लेपन का मतलब क्या है, उसके ऊपर यानी कोई धातु की छड़ है, उसके ऊपर कोई धातु की यानी अन्य धातु का विलयन होता है, उसकी परत को चढ़ा देंगे। भाई जैसे लोहा है, लोहे ही पर ही जैसे स्टील की परत चढ़ा दें, ठीक, जैसे अन्य कोई जिंक की परत चढ़ा देते हैं, ऐसे करके, ठीक। तो वो होता है यसद लेपन। नेक्स्ट है कि जंग रोधी विलयन का उपयोग करके, यानी जंग रोधी विलयन में जब कोई धातु की छड़ को डुबो देते हैं तो उस पर भी एक लेयर जमा हो जाती है, एक परत चढ़ जाती है, वो होता है जंग रोधी विलयन का उपयोग, ठीक है ना। तो ये सारी यानी इन सब विधियों के द्वारा संक्षारण को रोका जा सकता है, यानी संक्षारण को हम कम कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं, कुछ समय के लिए ही नहीं बल्कि बहुत टाइम के लिए। भाई ये कारगर विधियां हैं, लेकिन क्या है कि भाई एक ना एक दिन अगर नमी के संपर्क में आती हैं ख़त्म हो ही जाएंगी। तो ये रहे आज के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो के लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और बात कर लें इसकी पीडीएफ की, तो भाई इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।